और आर एच फैक्टर के बारे में कॉपी पढ़िए, पता चल जाएगा। क्लास नहीं किए थे? ऑनलाइन देख लीजिएगा। ओह। डिटरमाइन करता है कि आर एच फैक्टर डिटरमाइन करता है कि रिसस बंदर में कुछ एंटीजन होता है, वो सेम एंटीजन ह्यूमन में है। वही एंटीजन जो ह्यूमन में है उसको आर एच फैक्टर बोला गया, वो प्लस है। कैसे रिलेशन नहीं है? अगर वो एंटीजन नहीं रहेगा और एंटीजन गलत एंटीबॉडी के साथ जुड़ जाएगा तो ब्लड को क्लॉट कर देगा। ग्रुप नहीं है, उसी के चलते जैसे ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप है। इस ब्लड ग्रुप में अगर आर एच फैक्टर होता है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, वो स्पेशल एक एंटीजन होता है पॉजिटिव ब्लड वाले ग्रुप वाले लोगों में। आर एच फैक्टर बेसिकली एंटीजन है। हाँ, एक प्रोटीन समझ लो, प्रोटीन है वो बस। ठीक है, तो जो लिखाए थे उसको पूरा कर लिए हैं आप लोग? कंप्लीट पढ़े हैं ना? जो कॉपी में लिखे हैं वो मालूम है ना? किसी एक दिन टेस्ट लेते हैं 100 क्वेश्चन का, ठीक है? क्वेश्चन मेरे पास बना हुआ है रैंडमली, जितना अभी तक पढ़ाए हैं उस पूरे क्लास से सारे चैप्टर से टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। अब एक दो दिन में जब हो जाए, 1 से 2 दिन में ही, ठीक है? वो बनाना होगा क्वेश्चन, आप लोग को 100 क्वेश्चन मिलेगा, आधे घंटे में पूरा बना लेना है, आधा घंटा। क्या नहीं बनेगा? जीएस बनाने में समय लगता है, मैथ रीजनिंग है। जीएस बनाने में टाइम नहीं लगता है। 150 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, पीसीएस में। वो 150 बनाने में तरीका का स्टूडेंट हो तो टाइम देता है 2 घंटा, लेकिन बनाने में 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट बहुत होता है। जो मालूम है ठीक मारते, बढ़िया। जीएस में तो यही है ना, जो मालूम है वो बन जाएगा, जो नहीं मालूम है वो छूट जाएगा। उसमें दिमाग क्या लगाना होता है? चलो हेडिंग बना लो। ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? जी, ये छोटा बड़ा हो ही नहीं रहा है। इससे करना पड़ रहा है, पेन काम नहीं कर रहा है। हो गया। ह्यूमन हार्ट, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, मानव हृदय कार्डियक टिश्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू का बना है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके बीच पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो हृदय की
रक्षा करता है। विभिन्न जीवों में हृदय के कक्ष की संख्या अलग अलग है। पहला लिखेंगे पक्षी प्लस स्तनधारी 4 चैम्बर। दूसरा लिखेंगे उभयचर प्लस सरीसृप 3 चैम्बर। अपवाद मगरमच्छ। तीसरा फिश में मछली में 2 चैम्बर। कॉकरोच 13 चैम्बर। हार्ट के अध्ययन में ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यंत्र प्रयोग होता है। मानव हृदय उभयचर एम्फीबियन मानव हृदय के दाहिने सरीसृप रेप्टाइल्स एसए नोड या पेसमेकर आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं। 4 चैम्बर। सेप्टम लिख सकते हो, चैम्बर या सेप्टम एक ही बात है। लेफ्ट और राइट ऑरिकल जीव छोटा है, दिल बड़ा है उसका, बड़ा दिल वाला जंतु है। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे लिख लिए। अलिंद ऑरिकल राइट ऑरिकल
बताएंगे। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मानव हृदय दो प्रकार के दाब मीन्स प्रेशर उत्पन्न करता है। पहला सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg। दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। देन ब्लड प्रेशर बराबर 120/80 mmHg। अगला पॉइंट, मानव हृदय दो धमनियों के बीच आराम करता है, इससे लब डब की ध्वनि निकलती है। लिख लिए? हम्म। लब डब LUBDUB। धमनियों पल दो पल्स। हो गया। चलो देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है।
ह्यूमन बॉडी का कार्डियक टिश्यू। सबसे पहले शरीर के कौन से अंग का निर्माण होता है? हार्ट का। हार्ट जो होता है इम्ब्रियो का जब डेवलप हो रहा होता है उसके कब बन जाता है? तो थर्ड वीक में। थर्ड वीक में इम्ब्रियो बन गया। ये काम ही नहीं कर रहा, देखिए। आपको यहाँ अल्ट्रासाउंड कहाँ से आ गया? हम हार्ट पढ़ा रहे हैं तो आपको अल्ट्रासाउंड याद आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो क्या बता रहे थे कि कौन से टिश्यू का बना हुआ है? कार्डियक टिश्यू का। शरीर का सबसे मजबूत ऊतक जो होता है वो कार्डियक टिश्यू होता है। अब नॉर्मली अगर पूछा जाए कि हार्ट को पूरा एक बार ब्लड को पंप करने में, मतलब डबल सर्कुलेशन करने में कितना समय लगता है? तो 0.6 सेकेंड। समझो कि पूरे 0.6 सेकेंड में वो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ब्लड को पहुंचा देता है और शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से अपने अंदर ब्लड को खींच लेता है। तो पूरा डबल सर्कुलेशन में सिर्फ 0.6 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हार्ट कितना तेजी से पंप कर रहा है। अगर कोई नॉर्मल टिश्यू होता तो जल्दी खराब हो जाता। क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो हार्ट है। ठीक है, कभी आराम नहीं करता है। अब जब हमने लिखा था कि दो धमनियों के बीच आराम करता है, उसका क्या मीनिंग है? दो धमनी के बीच बहुत माइक्रोन सेकेंड का टाइम मिलता है, समय ज्यादा थोड़ी मिलता है। अब जैसे आप पल्स चेक कर रहे हो तो पल्स में लब डब का आवाज जो आ रहा है उसके बीच में जो समय मिला उसी में बस हार्ट आराम कर रहा है। आप खाना अगर नहीं खाओगे तो पाचन तंत्र आराम कर लेगा, आंख बंद कर लोगे आंख आराम कर लेगा, है ना। हार्ट कभी आराम करता नहीं है, वो लगातार क्या कर रहा है? काम कर रहा है। सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है, उसके बाद भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। क्यों दिक्कत नहीं आ रहा है? ऐसा होता है कि हार्ट को कभी आप आराम देते हैं? रात में सोने गए, आधा घंटा बंद कर दिए, क्या करते हैं? सोने से पहले आधा घंटा के लिए बंद करते हैं उसको? नहीं करते हैं। तो वो जो होता है कभी आराम नहीं करता है। तो सबसे मजबूत ऊतक का नाम क्या है? कार्डियक टिश्यू है। आगे लिखा हुआ है हार्ट को अगर देखा जाए तो बाहर से दो मेम्ब्रेन उसको क्या किए हुए? कवर किए हुए हैं। उस दोनों मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और कार्डियम का क्या मतलब होता है? हार्ट। पेरी माने चारों ओर, कार्डियम मतलब हार्ट। हृदय के बाहर चारों ओर से जो झिल्ली उसको घेरे रखती है उस झिल्ली का क्या नाम है? पेरिकार्डियम। जैसे आपको अगर याद होगा तो फेफड़ा के बाहर हमने लिखवाया था कौन सा मेम्ब्रेन? प्लूरल मेम्ब्रेन। फेफड़ा किससे ढका हुआ रहता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो हार्ट किस चीज से ढका हुआ है? पेरिकार्डियम से ढका हुआ है। और पेरिकार्डियम फ्लूइड जो है उसके अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो पेरिकार्डियल द्रव्य। पेरिकार्डियल द्रव्य क्या काम करेगा? तो हृदय को बाहर के चोट से प्रोटेक्ट करेगा। समझ आया? हार्ट को बाहर की इंजरी से प्रोटेक्ट कौन करेगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड करेगा। अब जितने अलग अलग प्रकार के स्पेसीज हैं, जीव हैं, सब में हृदय के कक्षों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे अगर देखोगे पक्षी में और उभयचर में, पक्षी और उभयचर, उभयचर का मतलब जो जमीन और पानी दोनों जगहों पर मिलेंगे, तो इनमें हार्ट के चैम्बर की संख्या कितनी हो जाएगी? चार। चार चैम्बर का मतलब दो अलिंद और दो निलय। ठीक है। नेक्स्ट है पक्षी और स्तनधारी, सॉरी स्तनधारी का मतलब मैमल्स। तो मैमल्स में और पक्षी में चार चैम्बर, दो अलिंद दो निलय। उभयचर का मतलब पानी जमीन दोनों जगह पर रहने वाला, मेढक ओढक हो गया इसमें, कछुआ हो गया, ये सब सरीसृप जो रेंग के चलने वाले जीव हैं। तो सरीसृप और उभयचर में हार्ट कितने? तीन चैम्बर का। तीन चैम्बर मतलब दो अलिंद एक निलय, दो अलिंद और एक निलय, दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है। एक्सेप्शन में कौन है? मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है? एक्सेप्शन है, जिसका हार्ट कितने चैम्बर का है? चार चैम्बर का। मगरमच्छ किस में आता है? रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स है उसके बाद भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है, तो एक्सेप्शन हो गया। आगे है फिश को देखेंगे तो दो चैम्बर का हार्ट, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। नेक्स्ट है कॉकरोच का हार्ट 13 सेप्टम में बटा हुआ रहता है। सेप्टम मतलब छोटे छोटे लोब्स पाए जाते हैं, उनको सेप्टम कहा जाता है। तो 13 चैम्बर या 13 सेप्टम में बटा हुआ है। हार्ट का अगर अध्ययन करना हो तो कार्डियोलॉजी का अध्ययन करना हो तो हम लोग कौन से यंत्र का यूज करते हैं? ईसीजी। जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो ईसीजी के साथ एक और नाम लिख देता है, ईईजी। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ईसीजी और ईईजी में। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इसका यूज किया जाता है ब्रेन का स्टडी करने में। किसका स्टडी करने में? ब्रेन, मस्तिष्क का अध्ययन करना है तो कौन सा यंत्र यूज होगा? ईईजी। ईईजी का मतलब इलेक्ट्रो
इंसेफेलोग्राफ। तो ब्रेन में क्या हो जाएगा ई, ब्रेन में क्या हो जाएगा ईईजी, और हार्ट में क्या होगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। समझ आया। मानव हृदय के दाहिने अलिंद को, जैसे अगर हृदय का हम लोग डायग्राम से समझे तो इस तरीके का 4 चैम्बर का हृदय है, तो ये क्या है दाहिना अलिंद। तो ये जो दाहिना अलिंद है राइट ऑरिकल, इसमें यहाँ पर वो गांठ बना रहता है, मसल्स का, टिश्यू का, एक जमा हुआ टिश्यू का फॉर्म होता है, इसी टिश्यू को कहा जाता है SA। ठीक है, इसको सीनो आर्ट्रियल नोड बोलते हैं, ऐसे नोड को सीनो आर्ट्रियल नोड बोला जाता है, ऐसे नोड। तो ऐसे नोड पाया जाता है, ये ऐसे नोड में ही कई बार, अब जैसे ऐसे नोड का काम क्या है, हार्ट को पंप करने में मदद करवाना। अब किसी के हार्ट में अगर दिक्कत आ जाती है, तो दिक्कत आ जाती है तो उसको कृत्रिम हार्ट लगाया जाता है, आर्टिफिशियल हृदय। उस आर्टिफिशियल हृदय को हम लोग कहते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। तो पेस मेकर जो होता है वह कहां पर लगाया जाता है, राइट ऑरिकल में लगाया जाता है। पेस मेकर कहां लगाते हैं, राइट ऑरिकल में। तो हृदय का, हार्ट का जो राइट ऑरिकल है, इस राइट ऑरिकल को हम लोग ऐसे नोड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पेस मेकर, कृत्रिम हृदय इसको बोला जाता है। मानव हृदय के दाहिने अलिंद को ऐसे नोड या पेस मेकर कहेंगे, यह आर्टिफिशियल हार्ट होता है। आगे है, हृदय दो प्रकार का दाब प्रेशर उत्पन्न करता है। देखो एक बार हार्ट क्या करता है, लब डब का जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचन जिसको बोलते हैं, सिकुड़ता है। तो सिकुड़ेगा तो पूरे शरीर में ब्लड को भेज देगा, कितने के स्पीड में भेजेगा, कितने के प्रेशर में, 120 mmHg। और फिर क्या कर, पहले सिकुड़ा, फिर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो रिलैक्स करेगा तो पूरे बॉडी से ब्लड को अपने अंदर खींच लेगा, कितने के प्रेशर से, 80 mmHg। तो जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और फिर रिलैक्स करता है उसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आया, ये रिलैक्सेशन का प्रेशर है और ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर है, तो दोनों को अगर मिला देंगे सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक, इसे क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। दैट्स व्हाई ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmHg। समझ आया। उसके बाद है, मानव हृदय दो धमनियों के बीच आराम करता है, मतलब दो पल्स होता है उसके बीच आराम करेगा, और इससे कौन सी ध्वनि निकलती है, लब डब की ध्वनि निकलती है। अगर पूछा जाए कि ये ब्लड प्रेशर मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, तो एस्फिग्नोमैनोमीटर। किसे किया जाता है, एस्फिग्नोमैनोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, एस्फिग्नोमैनोमीटर। और लब डब का ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, किसका यूज होता है, स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। बीपी नापता नहीं है डॉक्टर लगा के हाथ में, उसी को बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर बोला जाता है, इससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ठीक है। अब हार्ट किस तरीके से ब्लड को पंप करता है, अभी लिखिएगा मत, अभी समझिएगा सिर्फ। देखो सबसे पहले हार्ट जो है, हार्ट को हम लोग कौन सा ऑर्गन कहते हैं, वैस्कुलर ऑर्गन। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर ऑर्गन। वैस्कुलर ऑर्गन का क्या मतलब है, जैसे प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू होता है, वैस्कुलर टिश्यू प्लांट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, पूरे शरीर में पदार्थों को पहुंचाना। तो हम लोगों के शरीर में सारे पदार्थों को पहुंचाने में मदद कौन करता है, हृदय। इसलिए हृदय को क्या कहेंगे, वैस्कुलर ऑर्गन, संवहन अंग। यह वाला जो भाग देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, दाहिना अलिंद। अंग्रेजी में बोलेंगे राइट ऑरिकल, दाहिना अलिंद। इसे क्या बोलेंगे, दाहिना निलय, दाहिना निलय, राइट वेंट्रिकल। इसे क्या बोलेंगे, बायां अलिंद। अभी लिखिएगा तो फिर समझ में नहीं आया तो दोबारा हम बताने वाले नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, बायां निलय, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। यहाँ पर क्या है, मानव शरीर का फेफड़ा, लंग्स है। और ये जो हो गया, ये हम लोगों के बॉडी का कंसिडर कर लेते हैं, सारा कोशिका है, अलग अलग सेल हैं। इन सारे सेल में क्या भरा हुआ है, तो इन सारे सेल में भरा हुआ है ग्लूकोज, जो माइक्रोविलाई ग्लूकोज। यहाँ पर तीनों चैप्टर रिलेट हो जाएगा, डाइजेशन भी रिलेट होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी होगा, इसलिए समझ लो। ठीक है, ये क्या हो गया, बॉडी का सारा सेल, सारे सेल में क्या जमा है, ग्लूकोज। क्लियर हो गया। अब हम लोग जब ब्रीदिंग करेंगे तो हम लोग के फेफड़ों में क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है कि एयर आता है,
ऑक्सीजन आता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन आता है। सांस लिए तो यहीं से छान के ऑक्सीजन आ गया। अरे भाई आप सांस ले रहे हो तो नाक में छानना है, फेफड़ा में क्या जाएगा, एयर। अरे फेफड़ा में एयर ऑक्सीजन हुआ। फेफड़ा में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि हम लोग श्वसन में कितना नाइट्रोजन लेते हैं, कितना लेते हैं। नाइट्रोजन 0.01% होता है, नाइट्रोजन हो जाएगा 78%। हाँ तो वही एटमॉस्फेयर, तो पूरा एटमॉस्फेरिक अब, इसीलिए कहते हैं मैथ पढ़ना जरूरी है। मिक्सचर एलिगेशन पढ़े हैं। हाँ आप एक गिलास पानी पी रहे हैं, इसका मतलब कितना परसेंट पानी पिया, 100% पिया। तो आप सांस ले रहे हो तो 78% नाइट्रोजन ले रहे हो। ऑक्सीजन कितना ले रहे हो, 21%। कार्बन डाइऑक्साइड सीओटी हो गया आपका 0.03%। अब देखो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो ना, फिर जब रिलीज करोगे तो ये 4 से 5% हो जाता है। क्यों रिलीज करते समय बढ़ जाता है, क्योंकि ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ली है ये तो है ही, इसके साथ मिल गया जो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद निकला। ऑक्सीजन हम लोग कितना ले रहे हैं, 21%, और रिलीज करते समय लगभग 6% ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। समझ आ रहा है। तो हम लोग ब्रीदिंग में क्या लेते हैं, एयर। क्या लिए, एयर। तो फेफड़े में क्या आया है, एयर आया है। अब ब्लड जब फेफड़ों में जाएगा तो ब्लड के भीतर सॉल्युबल कौन कौन सा गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बताया था हीमोग्लोबिन किसे किसे सॉल्युबल करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ब्लड में यह दोनों गैस क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या है, बहुत कम है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, तो मेनली यहां पर हम लोगों के ब्लड में क्या मिला हुआ है, क्या मिला है ब्लड में, ऑक्सीजन, मतलब O2 प्लस ब्लड। इस O2 प्लस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त का यदि आपसे रंग पूछा जाए तो क्या बोलोगे, ब्राइट रेड, चमकीला लाल रंग का होता है। ठीक है, और कौन लेकर के इसको आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस धम, फुफ्फुस सिरा, अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, वेन ना जी, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब ये ब्लड आकर के कहां पर भर गया, ऑक्सीजन वाला बायां अलिंद में। हार्ट के ये चारों चैम्बर अलग अलग पंप करते हैं, समझ आया। तो ब्लड किस में भर गया, दाही बायां अलिंद में। अभी आपका बायां अलिंद क्या करेगा, पंप करेगा। तो बायां अलिंद जब पंप करेगा तो यहां पर एक वाल्व लगा हुआ है, क्या है, वाल्व। इस वाल्व को हम लोग कहते हैं मैट्रियल या बाइकस्पिड, मैट्रियल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। अब इस वाल्व से जो इसमें ब्लड भरा हुआ था ऑक्सीजन वाला, ये पंप किया तो वो ब्लड किस में भर गया, बायां निलय में। समझ आया। अब बायां निलय, क्वेश्चन आया हुआ है कि बाएं निलय से रक्त को बायां अलिंद में बैकफ्लो होने से कौन रोकता है, मैट्रियल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। ये ब्लड को आने तो देगा, जाने नहीं देगा। साइकिल में हवा भरते हैं तो हवा चल जाता है ट्यूब में, बाहर निकलता है, नहीं निकलता, वाल ट्यूब का वो काम है। तो यहाँ पर मैट्रियल वाल्व वही काम करेगा। फिर ये बायां निलय पंप करेगा, तो बायां निलय जब पंप करेगा तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के सेल में। ये क्या जा रहा है, O2 प्लस ब्लड। CO2 है लेकिन बहुत कम है तो नहीं मान रहे, O2 प्लस ब्लड जा रहा है। कौन लेकर के जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम लोग महाधमनी। महाधमनी अंग्रेजी में कहते हैं एरोटा। अब ऑक्सीजन चला गया आपके बॉडी के सेल में, जहां पर इसकी मुलाकात होगी किससे, ग्लूकोज से। तो इन सारे ग्लूकोज को वो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। और जब ऑक्सीडाइज्ड करेगा तो यहां बाई प्रोडक्ट क्या निकला, CO2 प्लस ATP प्लस वाटर। इस वाटर से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा, ATP सेलुलर फ्यूल हो गया, और उस ब्लड में अब क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसका सारा ऑक्सीजन खर्च हो गया, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सबसे पहले कहां पर जाएगा, आपके दाहिने अलिंद में। ठीक है, ये क्या जा रहा है, CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड। इस ब्लड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीकृत, अनऑक्सी
अनऑक्सीकृत रक्त, इसका रंग कैसा होता है? वॉयलेट। कैसा होता है? वॉयलेट, बैगनी। कौन लेकर के जाता है इसको? इसको क्या बोलेंगे? महासिरा वेना कावा। ठीक है। अब ब्लड इसमें भर गया, अब ये पंप करेगा, तो अगेन यहां पर एक वाल्व है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इस ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड किस में भर गया? दाहिने निलय में। फिर दाहिना निलय पंप करेगा, तो ब्लड कहां पर जाएगा? दाहिने निलय से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में गया, वही CO2 प्लस ब्लड। फिर ब्लड से क्या बाहर निकल जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगा, एल्वियोलाई उसको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। वो सिरा था ना, ठीक है, हाँ, फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी। कोई डाउट तो बोलिए। इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता है? 0.6 सेकेंड। ठीक है, 0.6 सेकेंड। 1 सेकेंड का कितना छोटा हिस्सा, सोचो तो कितना तेजी में ब्लड पंप हो रहा है। इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। ब्लड दो बार आ रहा है, एक बार ऑक्सीजन को लेकर और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। छाप लीजिए इसको।
हाँ, बाइकस्पिड या मेट्रियल, हाँ मेट्रियल या बाइकस्पिड वाल्व। एक और पॉइंट लिखिए, नोट में दो तीन पॉइंट लिखिए फटाफट। नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। मानव हृदय में 4 वाल्व होते हैं। अगला नोट का दूसरा पॉइंट, CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड, डैश दे करके लिखिएगा, सिरा भेन, CO2 प्लस ब्लड सिरा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, O2 प्लस ब्लड, O2 प्लस ब्लड, डैश दे के लिखेंगे, धमनी आर्टरी। पल्मोनरी, देखो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, यह दोनों क्या है, एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरीज और वेन क्या है, एक्सेप्शन है। नॉर्मली याद क्या रखना है आपको कि वेन में कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध, कैसा ब्लड, CO2 प्लस ब्लड, किसमें बहता है, वेन में। और आर्टरी में कैसा ब्लड बहता है, O2 प्लस ब्लड। लेकिन अगर आर्टरी और वेन के आगे पल्मोनरी लग जाए ना, तो पल्मोनरी लगेगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी लगेगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मेन आर्टरी का नाम पूछे तो अरोटा, मेन आर्टरी का नाम अरोटा, और मेन वेन का नाम वेना कावा, मेन वेन का नाम वेना कावा, याद रहेगा। नोट का ही अगला पॉइंट लिखिएगा, रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं, कोशिका मत लिखिएगा, केशिका बोले हैं, रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज, सिरा और धमनी को जोड़ती हैं। रक्त केशिकाएं सिरा और धमनी को, सिरा और धमनी को जोड़ती हैं, सिरा और धमनी को जोड़ती हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज क्या काम करेगा, वेन को और आर्टरीज को कनेक्ट करेगा, जोड़ने का काम करेगा। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग बनाएंगे, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। पहला पॉइंट लिखिएगा, नाइट्रोजनी उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का रक्त से या शरीर से निष्कासन, शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। समझ आया। एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है, जो भी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नाइट्रोजिनस टॉक्सिक वेस्ट है, उस नाइट्रोजिनस टॉक्सिक वेस्ट को यदि वो बॉडी से रिमूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। समझ आया। अब ये नाइट्रोजिनस टॉक्सिक वेस्ट हम लोगों के बॉडी में किसके द्वारा बनता है, उपापचयी क्रिया के द्वारा, मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनता है। अब जैसे समझो ना, ब्लड में हम लोगों का कभी मिलता है प्रोटीन, कभी कार्बोहाइड्रेट, कभी ऑक्सीजन, कभी कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में अगर परिवहन होना है तो उस मटेरियल को कहाँ पर मिलना होगा, ब्लड में। और ब्लड में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो ब्लड के भीतर इंप्योरिटीज आएगा, आएगा ना। तो ब्लड से उस इंप्योरिटीज को रिमूव भी करना होगा, तो उसी रिमूव के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन बोला जाता है। हम लोगों के बॉडी में अगर पूछा जाए मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग, तो क्या बोलेंगे, किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। ऐसे हम लोगों का त्वचा भी एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट को पसीने के माध्यम से शरीर से क्या कर रहा है, निकाल रहा है। स्किन निकाल रहा है, तो स्किन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं है, है। आंखों से आंसू निकल रहा है तो लैक्रेमल ग्लैंड होता है यहाँ पर, वो लैक्रेमल ग्लैंड आंसू निकाल रहा है तो लैक्रेमल ग्लैंड भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। स्किन पर ऑयल ग्लैंड होता है, फेस ऑयली रहता है तो ऑयल निकल रहा है तो वो भी आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसे कहेंगे, जो आपके ब्लड के भीतर जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को निकाले,
ठीक है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ब्लड के भीतर से इंप्योरिटी को कौन निकालता है? किडनी। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी। और यदि केवल पूछा जाए कि इनमें से उत्सर्जी अंग कौन है, तो त्वचा भी है, लैक्रिमल ग्लैंड भी है, और बाकी का जो ग्लैंड है वो सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आएगा, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी है। इसमें दूसरा बात पूछा जाए कि, अगला पॉइंट लिखिएगा, परिवेश के आधार पर, परिवेश के आधार पर जीवों का उत्सर्जी पदार्थ, पहला लिखिएगा कीट प्लस सरीसृप, डैश दे करके लिखिएगा यूरिक अम्ल, यूरिको टेलिक। दूसरा लिखिएगा स्तनधारी, स्तनधारी, इसमें डैश दे करके लिखिएगा यूरिया, यूरियो टेलिक। तीसरा लिखिएगा मछली, अमोनिया। अमोनियो टेलिक। ठीक है, तो ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट का नाम लिखा हुआ है, यह किस आधार पर है? परिवेश के आधार पर। ठीक है, पक्षी का पूछा जाए, ऑर्निथिन, मकड़ी का पूछा जाए, गुआनिन। ठीक है, तो परिवेश के आधार पर मतलब वो ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट अलग है, भोजन अलग है, तो उसके अंदर का उपापचयी पदार्थ भी अलग बनेगा। तो पूछा जाए कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उसके ब्लड में जो इंप्यूरिटी होगी वो किस फॉर्म में जमा होगी? यूरिक एसिड। इसलिए कीट को और सरीसृप को, मतलब रेप्टाइल्स को, क्या हम लोग बोलेंगे? यूरिकोटेलिक। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्नलिखित में से सांप क्या है, तो यूरिकोटेलिक। क्या कछुआ क्या है? यूरिकोटेलिक। कॉकरोच क्या है? यूरिकोटेलिक। समझ आ रहा है? उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड है, इसलिए यूरिकोटेलिक। मैमल्स का पूछा जाए तो जितने भी मैमल्स हैं सबका यूरिया। पूछा जाए डॉल्फिन का एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया, तो यूरियोटेलिक हो जाएगा। ब्लू व्हेल का पूछा जाए यूरिया, यूरियोटेलिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मछली जितने सारा है उसका क्या हो जाएगा? अमोनिया। शार्क का अगर पूछा जाए एक्सक्रीटरी वेस्ट, क्या बोलेंगे? अमोनियोटेलिक हो जाएगा। बाकी जो भी मछली होता है सब किस में आ जाएगा? अमोनियोटेलिक में आ जाएगा। पक्षी जितने सारे हैं उनका ऑर्निथीन होता है। एक्सक्रीटिव वेस्ट क्या होता है? ऑर्निथीन होता है। और जितने मकड़ी आएगा, मकड़ी में क्या होता है? गुआनिन। मकड़ी मालूम है कीट को, मकड़ी को कीट में नहीं रखा गया है। मकड़ी ऑर्थोपोड्स है लेकिन कीट नहीं है। कीट में 4 जोड़ा पैर होता है। क्या जोड़ा? सॉरी 3 जोड़ा। कीट में क्या जोड़ा पैर होता है? 3 जोड़ा। और मकड़ी में क्या जोड़ा होता है? 4 जोड़ा पैर होता है। इसलिए मकड़ी कीट नहीं है, कीट से अलग है। ना भाई, प्रजाति नहीं है। इसके आधार पर उसको कहा जाता है। हाँ? ऑर्निथीन वो रखा गया है, पक्षी के नाम ही पर रखा गया है। जैसे पक्षी को ऑर्निथोलॉजी में पढ़ा जाता है ना, तो उसी से रिलेट करके नाम बना है। क्या? स्तनधारी है, मैमल है। हाँ, यूरियोटेलिक में आएगा। समझ गए? अगला पॉइंट लिखिएगा, कुछ प्रमुख उत्सर्जी अंग, कुछ प्रमुख उत्सर्जी अंग, कुछ प्रमुख उत्सर्जी अंग
पहला लिखिएगा स्किन, स्किन त्वचा, त्वचा, डैश दे करके लिखिएगा प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलोन्ट्रेटा। दूसरा लिखिएगा फ्लेम सेल, प्लेटी हेलामेंथिस, रीनेट सेल, स्केल, हेलमेंथिस, नेफ्रीडिया, एनीलिडा, नेफ्रीडिया, किडनी, कीबर, मोलस्का, मालफिजियन ट्यूब, या इसी को बोला जाता है ग्रीन ग्लैंड, ऑर्थ्रोपोडा। हो गया। इसको देखिए, पूछा जाए कि प्रोटोजोआ पॉलीफेरा सिलोन्ट्रेटा, प्रोटोजोआ का नाम सुने हो? प्रोटोजोआ का मतलब जैसे प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। सीसी फ्लाई जो है वो क्या है? सीसी फ्लाई में कौन सा? ट्रिप्नोसिन, वो क्या है? प्रोटोजोआ है। तो जो भी प्रोटोजोआ ग्रुप के जीव होंगे पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब इसके पूरे शरीर पर पोर्स होता है, छिद्र होता है, वो जो जीव होंगे सब किससे एक्सक्रीशन करेंगे? त्वचा के सतह से। और पूछा जाए कि इनमें त्वचा के सतह से किस प्रोसेस से होगा, तो प्रोसेस का नाम क्या बोलोगे? डिफ्यूजन, विसरण द्वारा। जो भी जीव त्वचा से श्वसन करेगा या त्वचा से उत्सर्जन करेगा, उस किस प्रक्रिया द्वारा करेगा? डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण द्वारा करेगा। विसरण मालूम ही है, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की और गैसों का परिवहन। ठीक है। दूसरा फ्लेम सेल, तो फ्लेम सेल से कौन करेगा? प्लेटी हेलामेंथिस। प्लेटी हेलामेंथिस को चपटा कृमि कहा जाता है। क्या कहते हैं? चपटा कृमि, फ्लैटेंड वर्म कहा जाता है, जैसे नेसेरिया। ठीक है। ये आपका कहां पर मिलता है? सुअर के आंत में। ठीक है। सुअर जो होता है, उस सुअर इसका पोषक स्तर है, उसके आंत में मिलेगा। और जो इंसान सुअर वगैरह को खाता है तो सुअर से इंसान के शरीर में आता है। तो जो चपटा कृमि है वो किससे एक्सक्रीशन करेगा? फ्लेम सेल से करेगा। रीनेट सेल से कौन करेगा? स्केल हेलामेंथिस। स्केल हेलामेंथिस को बोला जाता है गोल कृमि, राउंड वर्म। इसको बोला जाता है गोल कृमि, राउंड वर्म बोला जाता है। जैसे एक बीमारी है हाथी पांव, फाइलेरिया, फाइलेरिया हाथी पांव। तो फाइलेरिया जो होता है, जिसको हाथी पांव बोलते हैं, यह किस मक्खी के द्वारा फैलता है? सैंड फ्लाई द्वारा, बालू मक्खी इसको फैलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर पूछा जाए कि यह किससे होता है, तो इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम है वुचेरिया। क्या नाम है? वुचेरिया। पूरा नाम है वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। तो वुचेरिया जो है
वो किस में आता है? स्केल हेलामेंथिस में। किस में आता है? स्केल हेलामेंथिस में। तो पूछा जाए कि वुचेरिया में उत्सर्जन किससे होगा, तो रिनेट कोशिका से होगा। आगे है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया में एक्सक्रीशन किससे होगा? एनिलिडा में किससे होगा? नेफ्रिडिया। एनिलिडा मतलब समझ रहे हो, जैसे जोंक एनिलिडा का उदाहरण है। आपका क्या होता है? केचुआ। केचुआ, अर्थवॉर्म, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? एनिलिडा के। तो जोंक में, केचुआ में उत्सर्जन किससे होगा? नेफ्रिडिया से होगा। समझ में आ रहा है? नेफ्रिडिया किडनी और केबर कोशिका, केबर ऑर्गन बोला जाता है। तो नेफ्रिडिया किडनी और केबर अंग से उत्सर्जन किसमें होगा? मोलस्का। मोलस्का की एग्जांपल हो जाएगा सीप, सीपिया, ऑक्टोपस। सीप, सीपिया, हाँ, कुछ में ऑक्टोपस में मिलेगा। सीप, सीपिया, ऑक्टोपस। सीप, सीपिया, ऑक्टोपस। शंख वगैरह जो होता है, स्नेल, घोंघा, वो सब किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का का। मोलस्का के एग्जाम्पल है, ठीक है। और मालफिजियन ट्यूब या ग्रीन ग्लैंड, इससे एक्सक्रीशन कौन करेगा? ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स मतलब कीट। कीट, ठीक है। ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, और पोर्ट्स का मतलब होता है पैर। जिन जीवों में जोड़ा में पैर होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्थोपोड्स बोला जाता है। ऑर्थो माने ज्वाइंटेड, पोर्ट्स मतलब पैर, ज्वाइंटेड लेग्स। आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट लिखिएगा। किडनी मनुष्य शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी मनुष्य शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह 10 सेंटीमीटर लंबा, कौमा 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। अगला पॉइंट, इसका औसत भार, इसका औसत भार 140 ग्राम, 140 ग्राम होता है। अगला पॉइंट, इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं। पहला कॉर्टेक्स, CORTEX, CORTEX, कॉर्टेक्स। दूसरा मेडुला, MEDULLA, मेडुला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। प्रत्येक किडनी, प्रत्येक किडनी 10 लाख नेफ्रॉन, 10 लाख नेफ्रॉन से निर्मित होती है। इसलिए इसे किडनी की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अगला पॉइंट, नेफ्रॉन का ऊपरी भाग, नेफ्रॉन का ऊपरी भाग कप के आकार का होता है, कप के आकार का होता है। इसे बोमेन कैप्सूल, BOWMAN कैप्सूल, CAPSULES, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इसे बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल कहते हैं, कॉमा इसमें रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। रक्त केशिकाओं माने ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है।
जिसे ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह, अब बाद में पूछिएगा, यह रक्त साफ करने का कार्य, रक्त साफ करने का कार्य करता है। इस विधि को, इसी में कंटिन्यू रखिएगा, इस विधि को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। इस विधि को अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ULTRAFILTERATION, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। अगला पॉइंट, प्रत्येक किडनी द्वारा प्रति मिनट 125 ml रक्त, 125 ml रक्त छाना जाता है, कॉमा, इस क्रिया के उपरांत, इस क्रिया के उपरांत 1 ml, 1 ml यूरिन प्रति मिनट बनता है। 1 ml यूरिन प्रति मिनट बनता है। समझ आया? नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? किसी पॉइंट में कोई डाउट नहीं है? चलो देखो, किडनी क्या है? मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग। रंग कैसा होता है किडनी का? गाढ़ा भूरा रंग का। मतलब कौन सा बीज? राजमा, एकदम राजमा के जैसा आकार है, और ये भी राजमा जैसा, शेप भी कैसा है? राजमा के बीज जैसा, सेम के बीज के आकार का होता है। कहां पर होता है? एब्डोमेन के पेल्विक रीजन में। ये एब्डोमेन है पूरा, इसका पेल्विक रीजन यानी पिछले हिस्से में क्या मिलेगा? किडनी मिलेगा। क्लियर है? अब किडनी जो है देखो काम कैसे करेगा, इसको समझना, छापने के चक्कर में मत रहना पे। लगभग वजन इसका कितना होगा? 140 ग्राम वयस्क व्यक्ति में रहता है, ठीक है, एडल्ट पर्सन में 140 ग्राम का। इसका पूरा संरचना किस चीज से बना है? नेफ्रॉन से। भीतर में जितना देख रहे हो क्या है? नेफ्रॉन है। इसका जो बाहर का भाग है, ये वाला बाहरी पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। अंदर वाला क्या कहलाएगा? मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या है? बाहरी भाग, भीतर का भाग मेडुला। पूरा किडनी, मतलब एक किडनी लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से बना है। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हर एक नेफ्रॉन जो है ना, इसके ऊपर में वो कप रहता है, उल्टा कप। नेफ्रॉन जहां से शुरुआत होगा उसके ऊपर एक उल्टा कप रहता है, उस कप को बोला जाता है बोमेन कैप्सूल। क्या बोला जाता है? बोमेन कैप्सूल। तो किडनी पूछा जाए किससे बना है, तो दो चीजों से, नेफ्रॉन एंड बोमेन कैप्सूल। क्लियर है? अब देखो, पूरे शरीर से, मनुष्य के पूरे शरीर से गंदे रक्त को कहां लाया जाता है? किडनी में। किडनी में क्या आ रहा है? इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। रक्त में बताओ ये अशुद्धि किस रूप में जमा है? यूरिया। हम लोग यूरियोटेलिक है ना, तो यूरिया प्लस ब्लड कहाँ आता है? किडनी में। कौन लेकर के आता है? इसे बोला जाता है रीनल धमनी या रीनल आर्टरी। कौन लेकर के आया? रीनल आर्टरी लेकर के आया। अब किडनी के भीतर ही यूरिया वाला ब्लड घुसेगा, तो किडनी के भीतर ये जो नेफ्रॉन देख रहे हो पीले रंग से, ये सारा नेफ्रॉन उस ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर, छान देगा। तो यूरिया कहाँ रह गया? आपके किडनी के भीतर। और फिर शुद्ध रक्त को, मतलब यूरिया छना हुआ रक्त आपका किडनी क्या करेगा? सप्लाई कर देगा। यूरिया छना हुआ ब्लड जो है उसे किडनी क्या कर दिया? सप्लाई कर दिया शरीर में। किससे सप्लाई करता है? इसका नाम याद रखोगे, रीनल, इसको बोला जाता है रीनल वेन। ठीक है, यूरिया छना हुआ ब्लड किससे चला गया? रीनल वेन से।
यूरिया कहाँ रह गया? किडनी के भीतर। अब एक हार्मोन है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, हार्मोन का नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये एडीएच हार्मोन कौन सेक्रेट करता है? प्यूटिटरी ग्लैंड। इस एडीएच हार्मोन का काम है वाटर को किडनी रीएब्जॉर्ब करता है। वाटर जो है वो किडनी रीएब्जॉर्ब किसकी सहायता से कर पाता है? एडीएच हार्मोन की सहायता से करता है। अगर प्यूटिटरी ग्लैंड में गड़बड़ी है तो किडनी में दिक्कत आना शुरू होगा। वाटर रीएब्जॉर्ब कौन हार्मोन कराता है? एडीएच। तो वाटर फिर कहां जाएगा? अब किडनी में। तो किडनी में जो पानी गया एडीएच हार्मोन की सहायता से, तो H2O प्लस यूरिया, ये यूरिया यहां पर है, तो यूरिया पानी में घुलनशील होता है, तो किसका निर्माण हो गया? यूरिन का। किडनी क्या बना लिया? यूरिन बना लिया। अब ये यूरिया यूरिन के थ्रू किडनी से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो दोनों किडनियों से एक इस तरीके का डक्ट निकला हुआ है, ट्यूब निकला हुआ है। इस डक्ट को बोला जाता है यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। ये जो यूरेटर है ये किस में आकर के ओपन होगा? ये हो गया यूरेटर। यूरेटर आकर के ओपन होगा किस में? इसे बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में आकर के क्या जमा होगा? यूरिन। इसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू आया, यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो गया और फिर यूरेथ्रा से बॉडी से रिमूव्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो पूछा जाएगा कि किडनी से कौन सी नलिका निकलती है? यूरेटर। यूरेटर किस में होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर किस में थ्रू ओपन होगा? यूरेथ्रा। समझ में आया? और किडनी क्या काम करेगा? इसके अंदर जमा यूरिया को यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देगा। क्लियर है? लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। चलिए इसके आगे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यूरिन का पीला रंग, यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण तथा इसमें गंध, तथा इसमें गंध अमोनिया, तथा इसमें गंध अमोनिया के कारण होती है, तथा इसमें गंध अमोनिया के कारण होती है, जिसे लीवर संश्लेषित करता है, जिसे लीवर संश्लेषित करता है।
ठीक है, तो यूरिन का ऑर्डर स्मेल किस कारण से? अमोनिया। और यूरिन का पीला रंग किस कारण से? यूरोक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अमोनिया और यूरोक्रोम। आगे लिखिएगा, बिना पचे हुए खनिज, बिना पचे हुए खनिज किडनी के आंतरिक भाग में, किडनी के आंतरिक भाग में रक्त से छनकर, रक्त से छनकर जमा होते रहते हैं, रक्त से छनकर जमा होते रहते हैं, जिसे, जिसे पथरी, जिसे पथरी कहते हैं। इसे कैल्शियम ऑक्जेलेट भी कहा जाता है, इसे कैल्शियम ऑक्जेलेट भी कहा जाता है, OXALATE, कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। ठीक है, पथरी का ही रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्जेलेट है। तो पथरी का मतलब ऐसा नहीं कि ईंटा खा गए तो अंदर जाके पत्थर बन जाएगा। होता क्या है ना, जो अब आप खा रहे हो उसमें बहुत सारा मिनरल्स ऐसा होता है जिसे बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता, उसको डाइजेस्ट करने वाला इंजाइम अपने पास नहीं है। अब वो मिनरल ब्लड में जाकर के मिलेगा, ब्लड छानने के लिए किडनी में जाएगा, तो किडनी उस मिनरल को क्या कर लेगा? छान दिया, और छान करके वो किडनी से यूरिन, वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो किडनी में रह गया, और किडनी में जमा होते रहा, जमा होते रहा, वही क्या बन गया? पथरी बन गया। तो पथरी जो होता है वो अनडाइजेस्टेड मिनरल्स होता है, बिना पचा हुआ खनिज होता है। ठीक है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसलिए जिसको पथरी की दिक्कत होती है डॉक्टर उसे ऑक्जेलिक एसिड खाने से मना कर देता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ कहाँ सबसे पहले मना करेगा? टमाटर नहीं खाओ। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। दाल में कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड। तो टमाटर, दाल, ये सब मना कर दिया जाता है। हाँ? टमाटर भी नहीं खाना होता है, दाल मना नहीं करता है। मसूर वगैरह के दाल में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, यूरिक एसिड भी मिलता है। जिसके शरीर में यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है उसको दाल मना रहता है। हैं? तो जिसमें जिसमें ये है ना, ऑक्जेलिक एसिड है, वो दाल नहीं खाना है, जैसे मसूर वगैरह। हाँ, अब जिसमें ऑक्जेलिक एसिड हो, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड वाला कुछ भी नहीं खाना होता है बस। समझ गए? गल जाता है तो पत्थर थोड़ी कर रहा है, वो मिनरल्स है। समझ गए? चलो, कहाँ हो गया ये? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना, किडनी खराब होने पर, किडनी खराब होने पर रोगी को कृत्रिम वृक्क, रोगी को कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम मतलब बनावटी होता है, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क पर काट दो, कृत्रिम वृक्क डायलिसिस पर, कृत्रिम वृक्क डायलिसिस, DIALYSIS, डायलिसिस पर रखा जाता है, कॉमा, कृत्रिम वृक्क डायलिसिस पर रखा जाता है, कॉमा, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का को छानना, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को छानना, हीमोडायलिसिस, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त को छानना हीमोडायलिसिस कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। मतलब अगर डायलिसिस मशीन से ब्लड छनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस को हीमोडायलिसिस। समझ गया? एक और पॉइंट लिखिएगा, डायलिसिस मशीन का छनना, छन्ना माने फिल्टर कॉइल, डायलिसिस मशीन का छनना सेलुलोज का बना होता है,
डायलिसिस मशीन का छनना सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है, हो गया। अब जैसे मान लो किसी की किडनियां खराब हो जाए, तो किडनी खराब हो गया तो ब्लड से यूरिया फिल्टर नहीं होगा। किडनी खराब होने पर ब्लड से यूरिया फिल्टर होगा, यूरिया बढ़ते जा रहा है ब्लड में। तो फिर उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, डायलिसिस पर रखा जाता है। अब डायलिसिस मशीन किसका काम करता है, किडनी का। अब डायलिसिस मशीन में तो आप नेफ्रॉन नहीं लगा सकते हो, आपके ब्लड किडनी के भीतर पानी को, ब्लड को कौन छान रहा है, नेफ्रॉन। तो यहां तो नेफ्रॉन लगेगा नहीं, तो नेफ्रॉन के स्थान पर हम लोग यूज किसका कर देते हैं, सेलुलोज का। किसका यूज कर देते हैं, सेलुलोज का। ठीक है, तो यहां पर छानने का काम सेलुलोज करेगा। अब डायलिसिस मशीन में क्या किया जाएगा, रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड को बाहर निकालेंगे व्यक्ति के, और उसे कहां डालेंगे, डायलिसिस मशीन के भीतर। अब यहां पर जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा ब्लड जा रहा है, यूरिया प्लस ब्लड, ये जा रहा है। अब यहां पर ये सेलुलोज क्या करेगा, उस यूरिया को अपने अंदर छान के रख लेगा, और फिर प्योर ब्लड को कुछ देर के लिए स्टोर करेंगे, उसके बाद शरीर में चढ़ाएंगे। स्टोर करने का काम ये होता है, इस स्टोर्ड ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। अब ब्लड शरीर से निकल रहा है तो उसका कुछ एक फिक्स टेम्परेचर होगा, जैसे शरीर का तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, ब्लड का भी होगा। तो ब्लड आया 37 डिग्री पर, डायलिसिस हुआ, फिर डायलिसिस के बाद उस ब्लड को विदिन सेकेंड 0 डिग्री पर गिरा देंगे, और फिर कुछ देर के बाद उस ब्लड को वापस 37 डिग्री पर ले जाएंगे, और 37 डिग्री पर ले जाने के बाद उसे शरीर में रीनल वेन के थ्रू चढ़ाते रहेंगे। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलते रहती हैं। ठीक है, डायलिसिस दोनों क्रियाएं जो होती हैं वो एक साथ चलते रहते हैं। अब आप सोचोगे यहाँ पर 0 डिग्री और 37 डिग्री का मामला क्यों है। आपने पढ़ा होगा दूध में पास्चुराइजेशन होता है। पास्चुराइजेशन में क्या किया जाता है, 73 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 मिनट तक रखते हैं। ठीक है, एक कंटेनर में दूध को लिया, और 1 सेकेंड के अंदर, माइक्रोन सेकेंड के अंदर उसको कितना टेम्परेचर दिया जाता है, 73 डिग्री। आप गैस चूल्हा पर दूध गर्म करते हो तो उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और 100 डिग्री पहुंचेगा तब उबाल आएगा उसमें। यहां पर क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, सीधा दिया जाता है 73 डिग्री, क्योंकि अगर इस दूध के अंदर कोई भी पैथोजेंस है, रोगाणु है, तो वो क्या हो जाए, खत्म। 1 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो सर्वाइव कर लेगा उसमें। और फिर 15 मिनट के बाद सीधे इसके तापमान को कितना कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, और पैकेट में भर देंगे, तो बचा कुछ है वो मर गया। एक बार गर्मा के मर गया, दूसरा बार ठंडा के मर गया। ब्लड के साथ भी इस फिल्ट्रेशन के दौरान ब्लड के अंदर बहुत सारा कुछ मिल सकता है, रोगाणु मिल सकता है। अरे कई लोगों का डायलिसिस हो रहा है उसमें। तो डायलिसिस को पैथोजेन फ्री बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये प्रोसेस अपनाया जाता है। बहुत कष्टकारक प्रक्रिया होती है। डायलिसिस कब दिया जाता है, जिसकी दोनों किडनियां खराब हो जाएं। एक किडनी खराब हो गया तो एक का किडनी काम चलाते रहता है, लेकिन दोनों खराब हो जाएगा तब क्या करना पड़ता है, डायलिसिस देना पड़ता है। डायलिसिस से पहले डॉक्टर लिखा लेता है गार्जियन से, पेशेंट के गार्जियन से, कि अगर डायलिसिस के दौरान रोगी मर गया तो इस डॉक्टर की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मतलब ये लगभग 3 से 4 घंटा चलता है। सप्ताह में 2 गो डायलिसिस, जिसका दोनों किडनी खराब है तो सप्ताह में कितना डायलिसिस, 2 डायलिसिस। अब 2 गो डायलिसिस में एक डायलिसिस चलता है लगभग 3 से 4 घंटा तक चलता है। अब 4 घंटा तक रोगी जो होता है वो नरक वाला पीड़ा झेलता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है। जैसे शरीर से मान लो खून निकाला जाता है ब्लड चेक कराने के लिए, तो कितना दर्द होता है, एक सिरिंज खून निकालने में कितना दर्द होता है। और सोचो यहाँ पर 6 लीटर ब्लड को खींच रहा है डायलिसिस मशीन, कितना तेजी में खींचता होगा और कितना पेनफुल होता होगा। अब फिर उसको चढ़ा रहा है, तो चढ़ाने में तो और प्रेशर है, उधर से हार्ट ढकेल रहा है ब्लड को, इधर डायलिसिस मशीन अपना फोर्स दे रहा है, तो और ज्यादा उसमें दिक्कत होता होगा। तो खून को निकालना फिर खून को चढ़ाना, ऐसे यहाँ से नहीं किया जाता है, डायरेक्ट हार्ट के थ्रू किया करा जाता है। तो पूरा क्या होता है, इसमें भयंकर दर्द रहता है। तो 15 लगभग एक सप्ताह में 2 डायलिसिस होता है, एक डायलिसिस में 3 से 4 घंटा का टाइम लगता है। समझ गया। तो डायलिसिस मशीन में कौन काम आता है, सेलुलोज। क्या काम आएगा, सेलुलोज, यही इसका फिल्टर कॉइल होता है। समझ गए। तो इसमें इतना ही था, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बोलिए, कोई डाउट कि नहीं को, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू होगा। आज इतना ही।